गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे नर्सरी वाला जो चैप्टर है उसके आगे। तो उसके आगे का जो पॉइंट है आपके दिया हुआ है नर्सरी के स्थान के चुनाव के बारे में। तो नर्सरी के स्थान का चुनाव करेंगे अपने आज। नर्सरी के स्थान का चुनाव कैसे किया जाता है ये सब चीज़ों के बारे में अपने देखेंगे, और स्थान का चुनाव करते इसमें अपने किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है नर्सरी के स्थान का चुनाव, मतलब कि जहाँ पे अपने को नर्सरी लगानी है या फिर नर्सरी को स्टेब्लिश करना है उसका जो पहले से स्थान है वो साइट है, यानी सिलेक्शन ऑफ साइट। मतलब साइट का क्या करेंगे अपने सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया नर्सरी के स्थान का चुनाव करेंगे तो अपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अपने बात करेंगे वहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा है या नहीं है, इरिगेशन की, उसके बाद में इसकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब ढलान वाली भूमि है या फिर कैसी है, एंडुलेटिंग टोपोग्राफी है या फिर स्टीप स्लोप है, कैसी है, मतलब टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी सोइल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, इसमें किस टाइप का पानी होना चाहिए, सब कुछ चीज़ों के बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया गया है पौधशाला के स्थान का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जहां पर नवजात पौधे अधिक से अधिक आवश्यक सुविधाएं देना संभव हो सके। उसके अलावा पौधशाला केवल समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए पौधे तैयार करने के लिए निर्माण नहीं की जाती, अपितु यह एक अच्छा व्यवसाय भी है। यानी कि नर्सरी का मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया, नर्सरी का स्थान का चुनाव करना या फिर नर्सरी के अंदर स्थान की जो स्टेब्लिश करते हैं उसमें सिर्फ पौधों का बड़ा करना या फिर पौधों का साइज बड़ा करना या पौधों का ग्रोथ करना ही नहीं होता या फिर पौधे प्राप्त करना ही नहीं होता। इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं ये एक व्यवसाय है, और जब भी अपने कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए 100% सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से स्टेब्लिश है या फिर नहीं है तो उसको स्टेब्लिश करना है ताकि व्यवसाय अपना अच्छे तरीके से चल सके। ये उसके बाद में दिया गया है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं तथा उनका बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। मैंने अपने कल जो आपने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, जब नहीं क्या करते हैं इनके अंदर अच्छे क्वालिटी के पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इनकम हो, ठीक है। अतः पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंट्स के बारे में अपने पढ़ेंगे भी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया इंग्लिश मीडियम में जो भी चीज़ें हैं वो साथ साथ में मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें दिया गया पौधशाला के स्थल की चुनाव, यानी पौधशाला के स्थान के चुनाव की अपने बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ साइट दिया गया। सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब कि उस स्थान को अपने कौन से स्थान को क्या करेंगे, साइट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए। मतलब कि जब भी अपने बात करते हैं, जब भी अपने नर्सरी लगा रहे हैं तो ये नर्सरी का जो सरफेस है, ये जो सरफेस कुछ ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। ऊपर उठा हुआ क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया जिससे आसपास के पौधों के पास में पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो स्थान होता है यानी इसकी जो टोपोग्राफी है, नॉर्मल अपने सोइल की बात करते हैं, ये अपने सोइल का लेवल है। इस सोइल के लेवल से अपने बात कर रहे हैं नर्सरी की जो प्लांट लगाते हैं, अपने नर्सरी लगाते हैं, वो क्या होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ होना चाहिए मिट्टी से। क्यों उठा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी अपने बात करते हैं इसके अंदर नर्सरी में पानी लगाते हैं, नर्सरी के अंदर प्लांट लगाते हैं होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी अपने इरिगेशन की जाती है, इरिगेशन के अंदर इन पौधों के पास में क्या नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जब भी इसके पौधों के पास में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जिससे क्या हो जाएगी, इसकी जो रूट होती है वो क्या हो जाएगी, रोटिंग होना शुरू हो जाएगी। रूट रोटिंग या फिर क्या हो जाएगी, जड़ गलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब छोटे पौधे होते हैं जिसके अंदर जड़ें क्या हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आर्द्र गलन बोला जाता है। आर्द्र गलन जो रोग होता है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ज़्यादा पानी खड़ा रहने की वजह से। तो अपने क्या करेंगे, जब भी अपने साइट का सिलेक्शन करेंगे तो जो साइट होती है वो ऊपर उठी हुई होनी चाहिए ज़मीन से या सरफेस से। वो कितनी में उठी हुई होनी चाहिए, 10 से 15 सेमी क्या होनी चाहिए, उठी हुई होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर ज़्यादा देर तक पानी ना रुके। अगर ज़्यादा देर तक पानी रुकेगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ डिजीज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जिसके कारण अपने जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और पौधों की अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट दिया गया है जब भी अपने क्या करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं या फिर स्थान का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर दूसरा अपने को क्या पता होना चाहिए, इसकी
मिट्टी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मिट्टी मतलब सॉइल की, किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अपने बात करेंगे अब कौन सी सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो सॉइल अपने देख लेते हैं, इनके अंदर कौन सी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है वो अपने देखते हैं। ठीक है, तो सॉइल इसके अंदर अपने बात करें तो सॉइल के में इन्होंने दिया गया कि पौधशाला की सफलता, उपलब्धता, सुविधाओं व मिट्टी की विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां निर्भर करती है। नर्सरी के लिए भूमि में निम्नलिखित आवश्यकताएं होनी चाहिए, यानी भूमि क्या होती है, उपजाऊ होनी चाहिए, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर जीवांश पदार्थ व पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। जीवांश पदार्थ का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर पाया जाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, और जिस सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसकी उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें दिया गया रिच न्यूट्रिएंट सॉइल होनी चाहिए, यानी रिच न्यूट्रिएंट सॉइल का मतलब होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं भूमि समतल होनी चाहिए। भूमि समतल का मतलब होता है किस तरीके से क्या होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके की स्लोप नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ना ही भूमि होनी चाहिए उबड़ खाबड़ होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ मतलब अंडुलेटिंग टोपोग्राफी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो सॉइल होनी चाहिए वो प्रॉपर क्या होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए पूरी, ताकि उसके अंदर जब भी अपने पानी वगैरह लगाए तो इसके अंदर जो इरिगेशन करते हैं तो कहीं कहीं पे पानी ना खड़ा रहे, जिसकी वजह से पानी ना खड़ा रहेगा तो इसके अंदर डिजीज़ नहीं होंगे। अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो अभी अपने बात करके आए थे डैम्पिंग ऑफ डिजीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में भूमि में कंकड़ पत्थर रहित होना चाहिए। कंकड़ पत्थर रहित का मतलब किसी भी तरीके का पबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पबल्स या फिर अपने बात करते हैं कोई पैड्स वगैरह नहीं होने चाहिए सॉइल का, मतलब कि कंकड़ पत्थर होंगे तो जड़ों की ग्रोथ या फिर अपने बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट प्रॉपर क्या होगा, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो उसके बाद में इसके अंदर प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे डिजीज़ वगैरह लग जाएंगे और उसके बाद में वो अपने अच्छे तरीके से पैदावार नहीं दे पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बोल रहे हैं कि कौन सी भूमि की सिलेक्शन की अपने बात करते हैं, किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार का मतलब होना चाहिए कि इसके अंदर वीड फ्री प्लांट होना चाहिए, वीड फ्री प्लाट होना चाहिए अपना। वीड फ्री का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार का वीड नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात ये कि वीड का मतलब कि जब भी पौधे खेत के अंदर अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, वीड बोला जाता है। अनवांटेड प्लांट जो अपने नहीं उगाए फिर भी उग गए तो वो क्या होती है, वीड होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात है कि वीड फ्री होना चाहिए, उसमें बलुई दोमट मृदा या फिर दोमट भूमि होनी चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, बढ़वार उत्तम होने चाहिए, या रेतीली या चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात इसने ये बोला है कि मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, कि बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी का मतलब होता है कि अपने पास क्या होनी चाहिए, सैंडी-लोम सॉइल होनी चाहिए, सैंडी-लोम सॉइल। अब सैंडी-लोम सॉइल क्यों होनी चाहिए, वैसे अपने बात करें तो जिसके अंदर अपने बात करते हैं तो कोई भी सॉइल है तो उसके अंदर अपने बात करते हैं लोमी जो सॉइल होती है तो वो क्या मानी जाती है, बेस्ट सॉइल मानी जाती है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोमी सॉइल या दोमट मृदा बेस्ट मानी जाती है। लेकिन जब भी अपने नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी के अंदर बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। बलुई दोमट मृदा का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े कण वाले होने चाहिए, या फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो रेतीली मिट्टी होती है उस तरीके के होने चाहिए। क्यों होनी चाहिए सैंडी लोमी सॉइल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी अपने क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं तो इसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहेगा, उसकी वजह से उसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ हो जाता है। और बलुई सॉइल होती है उसके अंदर उसके जो मिट्टी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब बड़े होने के कारण इसमें अंदर क्या होता है, पोर स्पेस ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहता, पानी क्या हो जाता है, पर्कोलेशन हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट कर देता है। तो इसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, बलुई दोमट मिट्टी या सैंडी-लोम सॉइल क्या होनी चाहिए, नर्सरी के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर सॉइल का जो नेक्स्ट टाइप दिया गया है उसके अंदर दिया गया भूमि की निचली परतें कठोर नहीं होनी चाहिए। मतलब भूमि की जो सब सॉइल होती है ना, सब सॉइल की जो लेयर होती है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कठोर होगी तो क्या होगा, उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं पर जो जड़ें होती है वो। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा मतलब क्या हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब प्रॉपर क्या होना चाहिए उनके लिए,
पानी की सुविधा होनी चाहिए। टाइम टू टाइम जो छोटे पौधे होते हैं उनको बार बार टाइम टू टाइम नंबर ऑफ इरिगेशन ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा बार पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बार पानी की ज़रूरत होती है। मतलब थोड़ा सा पानी लगा दिया, उसके बाद में कुछ देर बाद में और पानी की ज़रूरत होती है। तो जब भी अपने क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से सोइल के अंदर मॉइस्चर और अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए जब भी वाटर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। यानी इरिगेशन प्रोसेस इज द गिविंग वाटर, आर्टिफिशियली गिविंग वाटर फॉर क्रॉप्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर इरिगेशन की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में पौधशाला में उगाए गए पौधों के लिए वर्ष भर वर्षा ऋतु के अलावा पानी उन दिनों के अलावा क्या होता है, वर्षा ऋतु के अलावा उसको पानी की ज़रूरत होती है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में पानी के लिए सिंचाई की क्या होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। अब सिंचाई की सुविधा में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, रोज़ रोज़ पानी की ज़रूरत होती है तो आप क्या करोगे, इसके अलावा जो रोज़ केन होता है अपने क्या करेंगे, रोज़ केन के द्वारा इसके अंदर पानी का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। रोज़ केन जिसको मैंने आप बताया था शो बोला जाता है पिछली वीडियो के अंदर, या फिर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ज़ारा बोला जाता है, या फिर क्या होता है, ये रोज़ केन होता है। रोज़ केन के द्वारा अपने क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात आती है कि जल निकास की व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था में सबसे पहले तो जल निकास क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी अपने आर्टिफिशियल रूप से ये सोइल है, इसके अंदर आर्टिफिशियली रूप से जब वाटर को क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है या पानी लगाया जाता है, तो उसको तो अपने सिंचाई बोलेंगे या इरिगेशन बोलेंगे। अगर क्या होता है, कई बार वाटर की मात्रा क्या हो जाती है, सोइल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, रेनफॉल की वजह से बढ़ जाता है, या फिर ज़्यादा इरिगेशन की वजह से बढ़ जाता है। इरिगेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। अब ये जब जो ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया इस सोइल के अंदर, जब इकट्ठे पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियली रूप से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जल निकास बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, इसको वाटर ड्रेनेज बोला जाता है। यानी वाटर ड्रेनेज की क्यों ज़रूरत होती है, तो इससे पहले अपने फिर वही बात आ गई सेम कि ज़्यादा पानी खड़े रहने से इसके अंदर क्या हो जाता है, आर्द्र गलन या फिर डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ हो जाता है। और अपने बात करें नर्सरी का जो मेन डिजीज़ होता है, मेन मुख्य अपने मेजर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वही क्या होता है, इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, ज़्यादा पानी खड़े रहने की वजह से। तो इन्होंने ये बोला है कि जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास की व्यवस्था का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे कि मान लो ये पूरा बड़ा खेत है, इस खेत के अंदर क्या हो गया, पानी भर गया, तो आसपास के खेत क्या होने चाहिए, थोड़े से नीचे होने चाहिए, या फिर यहाँ का जो पानी है निकालने के लिए आसपास में थोड़ी बहुत जगह पड़ी होनी चाहिए। अगर जगह नहीं होती है तो फिर अब आप पानी कहाँ निकालोगे, जब आप पानी नहीं निकाल पाओगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजीज़ होगा, और डिजीज़ होगा तो आपके पौधे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा गया, जल निकास की व्यवस्था पौधशाला में कोमल व अधिक नमी के कारण आर्द्र गलन रोग हो जाता है। आर्द्र गलन रोग होता है वायरस जनित रोगों व हानिकारक कीटों से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा अधिक नमी से भूमि में वायु संचार कम हो जाता है।